सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस, जिसको हम सामुदायिक स्वास्थ्य चर्या कहते हैं। यूनिट सेकंड है, ये एनम फर्स्ट ईयर का पार्ट रहने वाला है। एनम फर्स्ट ईयर में ये पार्ट है जिसमें कि हम सेकंड यूनिट को देख रहे हैं। सेकंड यूनिट में हम लोग फर्स्ट यूनिट को पढ़ चुके थे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये पार्ट है जिसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट को बहुत पहले ही पढ़ चुके थे। बात करते हैं आज सेकंड यूनिट की, जो कि सेकंड यूनिट है कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कम्युनिटी किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं। तो समुदाय जो होता है वह एक ऐसा समूह है जिसमें स्वास्थ्य टीम के सदस्य एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। अच्छा, ये जो कम्युनिटी हेल्थ है ना, इसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। जैसे इसमें लिखा तो कम गया रहता है, लेकिन इसको समझना ज़्यादा पड़ता है। इसका कहने का मतलब है समुदाय एक ऐसा समूह होता है। देखिए, सबसे पहले जो समुदाय होता है, जैसे चाहे गांव हो गया चाहे सिटी हो गया, तो गांव में जहां सब लोग रहते हैं उसी को हम समुदाय कहते हैं। और वहां पे क्या होता है कि स्वास्थ्य टीम के अंतर्गत कौन कौन आता है, जैसे कि एनएम हो गई, फिर उनकी आशा बहुएं आ गई। ये लोग जो स्वास्थ्य टीम के अंतर्गत आती हैं, ये लोग क्या करती हैं कि एक साथ मिलकर ही कार्य करती हैं। आपने देखा होगा कि आपके गांव में सब लोग क्या करते हैं, ये नहीं कि कोई अलग आके काम कर रहा है, कोई अलग आके काम कर रहा है। क्या करते हैं ये लोग आकर आराम से अपने साथ में सब लोग अच्छे तरीके से काम को करते हैं और आपको जो भी हेल्थ एजुकेशन है, जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उन सबको देते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जिसमें स्वास्थ्य टीम के सदस्य एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य के सदस्यों की स्वास्थ्य स्थिति, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली समस्याएं और समुदाय में उपलब्ध संसाधनों का अध्ययन करना है। सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य समुदाय के जैसे कि जो भी लोग समुदाय में स्थित हैं, समुदाय में कौन कौन लोग रहेंगे जो वहाँ पे, जैसे आप गांव को अपने मान लीजिए एक समुदाय है, गांव को भी समुदाय के ही अंतर्गत रखा जाता है। तो गांव के लोग क्या हो गए, गांव के लोग आपके क्या हो गए कि समुदाय के लोग हो गए। उनकी स्वास्थ्य की स्थिति, जो हमारे गांव के लोग हैं उनकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है और उनके स्वास्थ्य को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। जैसे कि प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, आसपास गंदगी है तो उस वजह से मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, फिर उनको मलेरिया हो रहा है, या फिर कोई ऐसी आसपास की इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, जिसकी वजह से यही अध्ययन करना है कि कौन से ऐसे कारक हैं जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि जहाँ का वो पानी पी रहे हैं वो गंदा है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी डाइजेस्टिव सिस्टम जैसी बीमारियाँ हो रही हैं। तो ये सबको देखना है कि कौन से ऐसे कारक होते हैं जो स्वास्थ्य समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। और संसाधन समुदाय में कौन कौन से उपलब्ध हैं, मतलब स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से साधन ऐसे हैं जो कि वहाँ पे उपलब्ध हैं। जैसे कि हो गया, वहाँ पे सब सेंटर है कि नहीं, वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए कोई व्यक्ति है कि नहीं। तो यही सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य कहलाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो परिभाषा इसकी क्या है, समुदाय में स्वयं जाकर रोगी एवं स्वस्थ व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं प्रदान करना। कहने का मतलब ये है कि समुदाय में स्वयं जाकर, आप एक नर्स ही हुई तो आपकी ही बात कर रहा है कि आपको क्या करना है कि समुदाय में स्वयं जाकर जो रोगी होते हैं और जो स्वस्थ व्यक्तियों को, जितने भी स्वस्थ व्यक्ति हैं या फिर रोगी हैं, उनको क्या करना है कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, जैसे कि आपको सरकार जो होती है, जितनी भी स्वास्थ्य के लिए चीज़ें होती हैं वो क्या करती है, एक नर्स को देती है आपके ही थ्रू, तो वो पहुंचाती है कि
ऐसे तो है नहीं कि सरकार आके गांव-गांव में सबको बांट देगी, लो ये लो, ये लो, वो लो। तो आपको ही नियुक्त किया गया रहता है, जिससे कि आपको पता चले कि कितने रोगी हैं, क्या नहीं है, क्योंकि सरकार को नहीं पता है कि वहाँ पे कितने रोगी हैं, क्या नहीं। आप एक इंडेंट बुक बनाती हैं कि हाँ, यहाँ पे इतने रोगी हैं, इतने चीज़ों की आवश्यकता है, तो उसी अकॉर्डिंग वहाँ से आता है सामान। तो वही चीज़ कह रहा है कि जाकर रोगी को स्वास्थ्य और स्वस्थ व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करना, जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं आपके पास हैं उन सबको प्रदान करना ही क्या कहलाता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहलाता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ एनम ऑफ सब सेंटर। तो एक सब सेंटर जिसको हम उपकेंद्र कहते हैं, जो कि 5,000 की जनसंख्या पर नियुक्त होता है। सब सेंटर जो होता है वो 5,000 की जनसंख्या को कवर करता है, जिसमें कि 3,000 जो जनसंख्या होती है वो हिली एरिया, मतलब जो पर्वतों एवं पहाड़ों के क्षेत्र रहते हैं उनमें 3,000 की जनसंख्या पर ही सब सेंटर होता है। लेकिन जो हमारे मैदानी क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ सब पे क्या होता है, ये सब मैदानी क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे 5,000 की जनसंख्या पर एक सब सेंटर होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि वहाँ 3,000 और यहाँ 5,000? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हिली एरिया रहता है वहाँ पे चलना मुश्किल रहता है। तो अगर बहुत ज़्यादा दूर के व्यक्ति आएंगे तो वो लोग नहीं आ सकते। 5,000 की जनसंख्या की अगर है तो वो उनका घर भी थोड़ा दूर दूर रहता है हिली एरिया में, तो वो नहीं आ सकते हैं और चलना भी मुश्किल रहता है। और यहाँ पे जैसे मैदानी क्षेत्र हैं तो यहाँ पे चलना आसान रहता है, और यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में जो है पास पास में ही आबादी पाई जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में 5,000 की जनसंख्या पर एक सब सेंटर होता है। अब बात कर रहा है कि एएनएम की भूमिका क्या होती है। तो घर में प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर माताओं की देखभाल करती हैं। प्रसव पूर्व मतलब जब लेबर के पहले और लेबर के बाद, डिलीवरी जब हुई है उसके पहले और डिलीवरी के बाद क्या करती हैं कि उनका देखभाल करती हैं। देखभाल करने का मतलब ये है कि उनको खुद जाकर सारी चीज़ें नहीं देती हैं। देखभाल का मतलब है उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती हैं, एजुकेट करती हैं, और जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे कि कैल्शियम, आयरन, इंजेक्शन वगैरह ये सब लगाने का कार्य करती हैं। अब ये नहीं है कि जाके वो खाना बनाती हैं वहाँ पे। सभी योग्य दंपतियों को पंजीकृत करती हैं और उनका पालन करती हैं। मतलब जितने भी एलिजिबल कपल हैं, जो कि एलिजिबल कपल का मतलब है ऐसे व्यक्ति, ऐसे दंपत्ति जो कि अभी शादी हुई है और उसके बाद वो बच्चे को पैदा करना चाहते हैं, तो ऐसे जो दंपत्ति हैं उनका पालन करती हैं, उनको पंजीकृत करती हैं, उनको रजिस्टर्ड करती हैं कि कितने एलिजिबल कपल हैं यहाँ पे। माँ और बच्चे को पोषण संबंधी सलाह और टीकाकरण देना। तो जो माता होती है, माँ को और बच्चे को, क्योंकि इम्यूनाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इम्यूनाइजेशन से ही सभी रोग को रोका जा सकता है। तो माँ में कौन सा इंजेक्शन लगता है, टीटी का इंजेक्शन क्यों लगता है, क्योंकि टेटनस टॉक्साइड होने से ये इंजेक्शन रोकता है। और बच्चे में कौन सा इंजेक्शन लगता है, तो बच्चे में BCG, DPT, मीजल्स, मम्स, रूबेला, इन सब के वैक्सीन किस तरीके से लगते हैं, टाइम टू टाइम इनका चार्ट बना रहता है, तो उसी चार्ट के अकॉर्डिंग इन सबको इंजेक्शन लगते हैं। तो उसी के बारे में एजुकेट करती हैं और उनको इम्यूनाइजेशन करने के लिए प्रेरित करती हैं और खुद इंजेक्शन को लगाती हैं। परिवार नियोजन सेवाओं को शामिल करती हैं और गर्भ निरोधक का वितरण करती हैं। जितनी भी फैमिली प्लानिंग की मेथड्स होते हैं उनको बताती हैं, और कितने भी कॉन्ट्रासेप्शन प्रोडक्ट होते हैं उन सबको क्या करती हैं कि वितरित करती हैं। जितनी भी उनके पास होती हैं वो सब चीज़ें वो सबको वितरित करती हैं कि हाँ, इस तरीके से आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। छोटी बीमारियों के लिए उपचार प्रदान करना। छोटी बीमारियों में जैसे कि हो गया नॉर्मल फीवर, हो गया खांसी आना, जुकाम आना, इन सब जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, जो कि मौसमी बीमारियां होती हैं, इन सब का क्या करती हैं कि उपचार भी वो लोग करती हैं।
संचारी रोगों को सूचित करती हैं, जैसे कि कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी आई है जो कि प्रचलन में है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। संचारी बीमारियां वो होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस तरीके से फैलती हैं, ये या तो खांसने, छींकने, इस सब से भी फैल सकती हैं, छूने की वजह से फैल सकती हैं। तो इस तरीके से जो बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हमें खांसने, छींकने या फिर कोई और एक्टिविटीज़ करने की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं उनको संचारी रोग कहते हैं। तो इनसे किस तरीके से बचा जाए और इनको अगर हो जाता है तो हमें पहले से ही किस तरीके का प्रिवेंशन करना है, क्या उपचार करना है, इसको अगर कोई बीमारियां फैल रही हैं तो पहले ही जाकर एजुकेट करती हैं। जैसे कि आपने कोरोना वायरस में देखा होगा, जब ये कोरोना वायरस हमारे देश में नहीं आया था, चीन वगैरह में आया था, तभी से क्या कर रही थी एएनएम जो थी, आशाएं जो थी, वो जाकर सबके घर पे एजुकेट कर रही थी कि हाँ ये बीमारी से कैसे बचा जाना है, कैसे आइसोलेट करना है, कैसे क्या करना है। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि वो करती हैं। रिकॉर्ड करना और प्रदान की गई सभी सेवाओं और जन्म और मृत्यु जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं को पंजीकृत करना। इसका मतलब ये है कि जितने भी जन्म हुए हैं उनके क्षेत्र में, जैसे सब सेंटर पे 5000 के पॉपुलेशन को वो तो कवर है, तो एक एएनएम जो होती है वो भी 5000 की जनसंख्या पर नियुक्त होती है। तो क्या करेंगी, उस 5000 की जनसंख्या में जितने भी लोगों की मृत्यु हो रही है उसको पंजीकृत करना है 21 दिन के अंदर। जितने भी लोगों का जन्म हो रहा है या फिर जो नई शादियाँ हो रही हैं, इन सब को क्या करना है, उनको रजिस्टर में अपने पंजीकृत करना है। गर्भाशय का पंजीकरण, गर्भावस्था आईडी नंबर और माँ एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड जारी करना। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी फीमेल जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको भी पंजीकृत करना है, क्योंकि अगर पंजीकृत करेंगी तो उसी अकॉर्डिंग क्या होता है कि उनको पोषक आहार मिलता है और उनके लिए अनेक जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें आती हैं। अगर वो पंजीकृत नहीं करती हैं और डाटा कलेक्ट करके नहीं भेजती हैं तो वो जो महिलाएँ होती हैं वो इन सबसे वंचित रह जाती हैं। और इससे डाटा कलेक्ट करने से ये भी पता चलता है कि कितनी अगर जैसे कि वो अबॉर्ट हो गया उनका बेबी, तो एबॉर्शन के बारे में भी पता चलता है कि क्यों अबॉर्ट हुआ। फिर इससे एक डाटा तैयार हो जाता है और इस पर वर्क भी किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा एबॉर्शन हो रहा है तो उसकी कमियों को देखा जाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, फिर उस कमी को दूर करने का उपाय किया जाता है। तो गर्भावस्था आईडी नंबर और माँ एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड भी बनाती हैं। प्रसूति आपात स्थिति के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपचार और रेफरल प्रदान करना। तो अगर जैसे कि प्रसूति के संबंध में जब लेबर हो उस समय कोई इमरजेंसी की स्थिति हो जाए तो उनको क्या करना है कि प्राथमिक चिकित्सा उपचार और रेफरल प्रदान करना। जैसे कि सब सेंटर पर भी डिलीवरी होती है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल हो गया है और ये लग रहा है कि हाँ अब हमसे नहीं हो पाएगा, इसके लिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, तो फिर उनको क्या करना है, तुरंत रेफर कर देना है। गर्भावस्था के दौरान एक्लेम्सिया, पीपीएच, सेप्सिस और शीघ्र रेफरल की पहचान करना है। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि पीपीएच, जिसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, हो जाता है। पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या होता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है। एक्लेम्सिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि दौरे आते हैं। एक्लेम्सिया की कंडीशन हो जाना, सेप्सिस जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर ऐसी सब समस्याएं को देखें तो तुरंत उनको रेफ़र कर देना है और अदर हॉस्पिटल में, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ हो गया, कम्युनिटी हेल्थ हो गया, यहाँ सब रेफ़र कर देना है, क्योंकि सब सेंटर के मुताबिक यहाँ सब ज़्यादा अच्छे तरीके से हर एक चीज़ें उपलब्ध होती हैं, वो उतना कि सब सेंटर पे उपलब्ध नहीं होता है। उच्च जोखिम वाले नवजात शिशु की पहचान और प्रबंध करना है। जैसे कि उच्च जोखिम युक्त बच्चे कैसे होते हैं, जैसे कि सांस ले पाना या फिर उनके हार्ट में किसी भी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम है या फिर क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, इन सब जैसी बीमारियां हैं, उनकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई बीमारियां हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनका तुरंत पहचान करना है कि हाँ ये बच्चे इस तरीके हैं और उनकी जो मैनेजमेंट है, क्या क्या इसके लिए ट्रीटमेंट होते हैं, तो उन सबको तुरंत पहचान करके प्रबंधन करना है। उपयुक्त रेफरल और जन्मजात विसंगतियों का प्रबंधन, जैसे कि डायरिया एवं अन्य बीमारियों का प्रबंधन और गंभीर मामले में रेफरल करना है। मतलब यही है कि
जितनी भी जन्मजात विसंगतियाँ होती हैं, जन्म के बाद जो जन्मजात जैसा जन्म के तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाती हैं विसंगतियाँ, जैसे डायरिया होना, वही सब अन्य बीमारियाँ जो होती हैं, जो मैंने बताया अभी आपको, ये सब होती हैं। तो इनके मामले में तुरंत क्या करना है कि रेफ़र कर देना है। संचारी रोगों का प्रबंध जैसे कि क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हेपेटाइटिस, HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित रोग की रोकथाम, स्क्रीनिंग और गैर संचारी रोगों का प्रबंधन करना। इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी संचारी रोग मतलब वही होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो ऐसी जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि क्षय रोग जो होता है वो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, जब कोई खांसता है, छींकता है तो उसके थ्रू फैलता है। हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस सेक्सुअल से फैलता है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज से फैलता है, यही हाल सेम HIV का भी होता है। कुष्ठ रोग भी छूने से भी फैलता है। तो ये सब कुष्ठ रोग भी 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक जो होता है उसमें तो कुछ नहीं होता, अगर कोई खा पी रहा है उसके साथ छू रहा है कुछ भी तो फिर नहीं फैलता, लेकिन एक टाइप का जो होता है उससे फैलता है। तो इन सब मलेरिया मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो जितनी भी ऐसी बीमारियां हैं उनके रोकथाम, किस तरीके से रोकथाम करना है, इन सबको प्रबंधन करना है। जैसे कि मलेरिया अगर हो रहा है तो पानी के जहाँ जमाव हो रहा है उनको बताना है कि गांव में जाकर कि अगर कहीं भी पानी का जमाव हो रहा है तो उसको ना होने दे। और कोई भी इन्फेक्टेड जैसे एड्स हो गया, HIV हो गया, ये नहीं है कि एक ही टाइप से फैलता है सेक्सुअल एक्टिविटी से। ये इंजेक्शन जो होते हैं या फिर कांच होते हैं, अगर किसी का ब्लड ऐसा है कि HIV युक्त ब्लड है और आपने भी उसी इंजेक्शन से आपको भी लग गया तो आपको भी हो सकता है कि इस तरीके से भी फैलता है। परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक सेवाएं और अन्य प्रजनन देखभाल करना। तो यही है कि परिवार नियोजन के बारे में बताना है, इन सब का देखभाल करना है और अन्य प्रजनन देखभाल करना है। तो यही सब हो गया। आप जब बताएंगे सब लोगों को एजुकेट करना है कि किस तरीके से आप फैमिली प्लानिंग को कर सकती हैं। नेक्स्ट है कि सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास। तो लोगों के स्वास्थ्य के प्रति अवधारणा एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता, हेल्थ कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। स्वास्थ्य सबके लिए की अवधारणा जो है ये सन 2000 AD में अस्तित्व में आई। इसके पहले यह प्रस्ताव 1933 में संसद में पारित किया गया था। मतलब ये है कि जो स्वास्थ्य की अवधारणा है, स्वास्थ्य की अवधारणा सबके लिए होना चाहिए। ये चीज़ कब आई? ये चीज़ आई 2000 AD में। इसके पहले यह प्रस्ताव जो था कि स्वास्थ्य सबके लिए ज़रूरी है, सबके लिए आवश्यक है स्वास्थ्य, एक अच्छा स्वास्थ्य रहना, यह प्रस्ताव 1933 में संसद में आया था। कब आया था? 1933 में ये बात संसद में पहले ही आ गई थी। फिर क्या हुआ कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अल्मा आटा कजाकिस्तान द्वारा 1978 में संगोष्ठी की गई। इसके अंदर समुदाय द्वारा नियुक्त सहयोग किया गया। मतलब एक बैठक हुई जिसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक हुई जिसके द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अल्मा आटा कजाकिस्तान द्वारा 1978 में संगोष्ठी की गई। मतलब जो कजाकिस्तान है उसके द्वारा ये बताया गया 1978 में, उसके द्वारा ही ये कहा गया कि समुदाय में भी स्वास्थ्य, जो प्राथमिक स्वास्थ्य है वो बहुत ज़रूरी होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केयर के लिए एक कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और उसके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस निकाला कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए इसमें। तो स्वास्थ्य के प्रति स्वयं की जिम्मेदारी मानना, मतलब स्वास्थ्य अगर किसी का है, स्वास्थ्य के प्रति अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपकी वो खुद की जिम्मेदारी है कि आपका स्वास्थ्य क्यों नहीं अच्छा है। आपको खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा कि हाँ हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। कोई भी आपके स्वास्थ्य का देखभाल नहीं करेगा। कोई कितना देर तक करेगा? 1 दिन करेगा, 1 हफ्ते करेगा, 1 महीने करेगा, लेकिन उसके बाद आपको खुद समझना है कि हाँ मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए मेरी स्वयं की ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखूँ। स्वास्थ्य समस्याओं का स्वास्थ्य टीम के साथ मिलकर निवारण करना। जितनी भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो वो क्या करना है कि जो स्वास्थ्य टीम होती है, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर क्या करना है, उसके निवारण के बारे में बात करना है, सोचना है, समझना है। स्वास्थ्य सेवाओं को उनकी ज़रूरत के अनुसार उपलब्ध कराना। तो जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं
वो क्या करना है कि ज़रूरत की ये कह रहा है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात कर रहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या करना है कि जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो आपको स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं देने के लिए लोगों को समुदाय में, तो वो उनकी ज़रूरत के अनुसार देना है। ये नहीं कि अगर उनको जैसे कि मान लीजिए उनको पैरासीटामॉल की 2 टैबलेट की ज़रूरत है और आपने क्या किया कि उनको 10 टैबलेट दे दिया, तो वो फिर दवा है कोई ऐसे तो खाएगा नहीं, तो उनके पास 2 टैबलेट की ज़रूरत उनको थी, आपने 10 टैबलेट दे दिया। और किसी के घर पे और ज़रूरत है, फिर आपने क्या हुआ, वहाँ तक जाते जाते ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। जिसको 2 टैबलेट की ज़रूरत है उसको 2 टैबलेट ही देना है, ना कि 10 टैबलेट, बल्कि वो फेंका ही जाएगा, 8 टैबलेट आपका वेस्ट ही होगा। तो स्वास्थ्य जो सेवाएँ होती हैं वो उनकी ज़रूरत के अनुसार देना है, जितनी उनकी ज़रूरत है उतनी ही देना है। पता चला उनके घर में कोई भी ट्यूबरक्लोसिस का मरीज़ नहीं है और आप जाकर क्या कि ट्यूबरक्लोसिस की उनको दवा दे दी, तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, वो फेंक देंगे आराम से। जिसके घर ज़रूरत हो उसी को देंगे, वही उसके महत्व को समझेगा। दवाइयों का वितरण, फैमिली प्लानिंग के तरीके और ORS के पैकेट इत्यादि के सदुपयोग की पूरी जिम्मेदारी लेना। मतलब जो भी दवाइयों का वितरण करना है वो फैमिली प्लानिंग तरीके से, मतलब फैमिली प्लानिंग की जो दवा है और ORS के पैकेट इत्यादि, मतलब जितनी भी दवा है वो किस तरीके से देना है कि ऐसा देना है कि वो लोग सदुपयोग कर सके, उसकी महत्व को पहले बताना है। पहले ये नहीं कि पहले दवा ही दे देना है। दवा दे देंगे वो, उसके महत्व को जब नहीं समझेंगे तो वो फिर क्या करेंगे उसका। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कोई भी दवा दे रही हैं तो उसके महत्व को बताना है कि हाँ इससे आपको क्या क्या लाभ होंगे, आप या ये अगर इस चीज़ का सेवन करती हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सब चीज़ों को बताना है। उसके बाद ही कोई दवा देनी है। टीकाकरण संबंधी सभी रिकॉर्ड रखना, जितने भी टीकाकरण हुए हैं उनका अच्छी तरीके से रिकॉर्ड रखना है, जिससे कि जो भी लोग गांव के होते हैं वो लोग भूल जाते हैं कि हमारा टीकाकरण इम्यूनाइजेशन हुआ है कि नहीं, कब हुआ है, क्या नहीं है, तो उन लोगों को भूल जाता है। तो आपके पास अपना डाटा कलेक्ट रहना चाहिए, नहीं तो पता चले एक ही बच्चे को 2-2 बार इंजेक्शन लग जाए और किसी बच्चे को एक बार कोई इंजेक्शन लगे और कोई चीज़ ना लगे। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले टीकाकरण रिकॉर्ड को रखना है। नेक्स्ट है कि सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवहार और संस्कृति अभ्यास, जिसका इंग्लिश में मतलब है हेल्थ बिहेवियर्स एंड कल्चर प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी। तो तनाव के कारण व्यक्ति गुस्सा हो जाता है और बेरुखा व्यवहार करने लगता है। यह गुस्सा व्यक्ति को कमज़ोर बनाता है। इसकी वजह से व्यक्ति का ध्यान विचलित हो जाता है, भूख में कमी हो जाती है और दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है। तनाव की वजह से व्यक्ति को नींद नहीं आती, घबराहट होती है। इसी तरह बच्चे भी गुस्सा व तनाव के कारण पेट में दर्द होता है, ऐंठन व असामाजिक व्यवहार करने लगते हैं। मतलब देखिए, जो स्वास्थ्य का जो प्रभाव, जैसे कि स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव है वो जो व्यवहार होती हैं आपकी और जो संस्कृति होती है उसके कारण भी आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ये नहीं कि आप अच्छा खा पी रहे हैं तो इसी वजह से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप में तनाव है, गुस्सा है, तो इन सब की वजह से भी स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मेंटली डिस्टर्ब हैं तो भी आपके पेट में दर्द होगा, तनाव होगा, ऐंठन होगा, तो ये सब भी स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आते हैं और स्वास्थ्य पर ये सब बुरा प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता को यह मालूम करना चाहिए कि समुदाय में कौन सी परंपराएं प्रचलित हैं और उनके क्या क्या घरेलू उपाय हैं। उसमें कुछ लाभदायक और कुछ नुकसानदायक होते हैं। जैसे कि जो समुदाय होता है, जो गांव होता है, समुदाय होता है, वहाँ पे कुछ ऐसी प्रथाएं प्रचलित रहती हैं कि जो गांव की प्रथाएं रहती हैं, तो उनमें से कुछ प्रथाएं ऐसी रहती हैं जो कि लाभदायक होती हैं, लेकिन कुछ प्रथाएं ऐसी होती हैं जो नुकसानदायक रहती हैं। लेकिन अंधविश्वास में व्यक्ति, समुदाय के लोग नहीं समझ पाते कि ये क्या है, कि ये सही है या गलत है। तो इसको क्या करना है कि पता करना है एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कि समुदाय में कौन कौन सी ऐसी प्रथाएं हैं जो कि बहुत
लाभदायक हैं वो उनको करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो कि नहीं अच्छी हैं, तो उनके बारे में उन्हें एजुकेट करना है कि हाँ इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो उनको हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रथाएं हैं जो कि लाभदायक होती हैं। तो नीम, तुलसी, यूकेलिप्टस की पत्तियां खांसी, जुकाम व चेचक में के खून को साफ करती हैं। तो ये प्रथा, जैसे कि पुराने बुजुर्गों ने कहा है, ये चीज़ें तो ये समुदाय में चली आ रही हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। नीम की पत्ती, तुलसी, ये सब अच्छी बात है कि अगर खांसी जुकाम में ये सब क्या करती हैं कि हेल्प करती हैं। पपीते के बीज पेट के कीड़ों को नष्ट करने में काम करते हैं। तो ये बात भी सही है कि जो पपीते होते हैं उनके बीज अगर आप खा रहे हैं तो वो कीड़े नष्ट करने में सहायता करते हैं। करेले का रस मधुमेह रोग के लिए उपयोगी होता है, ये बात भी सही है। बच्चों को पेट दर्द होने पर नाभि के चारों ओर हींग पीसकर लगाना या घोल बनाकर लगाते हैं, जिससे राहत मिलती है। तो ये भी प्रथा सही ही है। हिचकी आने पर पीड़ित के माथे पर कोई भी वस्तु चिपकाने से लाभ होता है। ये चीज़ भी देखा गया है कि लाभ होता है, ठीक है, इससे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है कि हाँ हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा, तो ठीक है, कर रहे हैं, करने दीजिए, अच्छी बात है। फिर आँख के फड़कने पर गाज का टुकड़ा लगाना चाहिए। गाज मतलब एक जो छोटा सा टुकड़ा होता है, आप किसी भी चीज़ का टुकड़ा ले लीजिए, जैसे कि कागज़ का ही टुकड़ा ले लेते हैं। तो अगर आपकी आँखें फड़क रही हैं, फड़फड़ा रही हैं, तो आप वहाँ पे रख लेते हैं तो वो सही हो जाता है। तो ये भी चीज़ें सही हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, प्रथा चल रही है, चलने दीजिए। अब हानिकारक प्रथा क्या क्या होता है? तो हानिकारक, लोगों को शौच इत्यादि के लिए शौचालय की बजाय खुले मैदानों में जाने से रोकना है। जैसे कि क्या होता है कि हमारे यहाँ प्रथा रहती है समुदाय में, पहले तो ऐसा था लेकिन अभी शायद ऐसा नहीं है। जब से ये इज्जत घर वाला मामला आ गया, मोदी जी ने दे दिया सबको, तो सारे समुदाय में सब जगह पे सबको सबके यहाँ हो गया है शौचालय। लेकिन बहुत लोग तब भी क्या करते हैं कि शौचालय में न जाकर बाहर खुले में शौच करते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट दूषित हो जाता है। तो इसके बारे में बताना है कि हाँ ऐसा नहीं करना है, इससे क्या क्या प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकते हैं। नवजात शिशु को गर्म लोहे से दागना या जलाना चाहिए। तो ये भी प्रथा रहती है गांव में कि जो नवजात शिशु होता है उसको गर्म लोहे से लोग दागते हैं या फिर जलाते हैं निशान के लिए, जिससे निशान बना रहे। तो ये सब लोग क्या कहते हैं कि ये निशान जो होता है ये बना रहता है, ये ही एक निशान है जो अंतिम तक जाता है, मृत्यु के बाद भी जाता है। तो ये सब प्रथा, इससे क्या ही होगा, आप बच्चे को दाग रही है, इससे की वजह से उसको कितना, वो तो बोल नहीं पाता है, बच्चा जो छोटा रहता है वो बोल नहीं पाता, लेकिन उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी वो सोचिए। और उसका जो चमड़ा होता है, स्किन होता है, वो कितनी पतली होती है, तो बहुत अंदर तक घाव बना देता है। तो ऐसा सब काम नहीं करना है, इसके बारे में लोगों को बताना है। जख्मों पर मिट्टी या गोबर लगाना। अच्छा, जो जख्म हो जाते हैं, जैसे कि अगर किसी को भी अंगुलियां कट जाती हैं तो क्या करते हैं, ब्लड बहने लगता है, तो सब लोग क्या करते हैं कि उस पर मिट्टी डाल देते हैं जिससे कि ब्लड बहना बंद हो जाए, या फिर गोबर लगा लेते हैं जिससे कि ब्लड बहना बंद हो जाए। अच्छा, ऐसा अगर आप करेंगे तो मिट्टी में सोचिए कितने ज़्यादा कीटाणु होते हैं और गोबर में कितने ज़्यादा कीटाणु होते हैं। और अगर आप खुले जगह पे, आपका जो कट गया है वहाँ पे खुला जगह हो जाता है, तो वहाँ पे अगर आप लगाती हैं तो ये क्लास्ट्रोडियम टिटेनी होने का खतरा बढ़ा देता है, इससे टिटनेस हो जाता है, इन्फेक्शन आपके अंदर बॉडी में चला जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए क्या करना है, अगर कहीं भी कट जाए तो उसको ऐसे प्रेशर देकर हाथ से, अच्छे कपड़ा, कोई शुद्ध कपड़ा हो, कोई साफ़ सुथरा कपड़ा हो, उससे दबा दीजिए, प्रेशर थोड़ी देर दीजिए, अपने आप ब्लड बहना बंद हो जाता है। लेकिन ये मिट्टी डालना, गोबर डालना, ये बहुत बेकार है, इससे टिटनेस होने का खतरा बढ़ जाता है। खून साफ़ करना या ख़राब खून के होने पर शरीर पर जोक को लगाना। जोक को बताओ, लगाओगे आप लोग तो जोक क्या करेगा, कितना इन्फेक्टेड होता है, उससे भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो जोक वगैरह को नहीं लगाना है खून साफ़ करने के लिए। अगर खून साफ़ ही करना है तो बहुत सारे ऐसे सिरप आते हैं, जैसे साफ़ी हो गया, तो बहुत सारे ऐसे सिरप आते हैं जिसकी वजह से खून साफ़ हो जाता है। ये नहीं कि जोक लगाने की वजह से ही होगा, जोक लगाने से खतरा बढ़ जाता है। इन सभी को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, आदतें, विश्वास, लोकाचार को ध्यान में रखते हुए आधुनिक समाज में कानूनों की आवश्यकता होती है। कुछ कानून इस प्रकार हैं, जैसे कि विधान के द्वारा, अदालत के द्वारा, पुलिस द्वारा। तो जैसे कि अगर कोई चीज़ें रहती हैं तो अंधविश्वास में लोग नहीं मानते हैं, तो इनको मनाने के लिए क्या होता है कि एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ही
ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बातों को सब लोग नहीं मानते। कोई ऐसे बहुत ज़्यादा कट्टर टाइप के अगर लोग होते हैं तो उसके लिए कुछ अदालत बनाए गए हैं, कुछ पुलिस द्वारा और विधान द्वारा, इन सब के द्वारा स्वास्थ्य में ये चीज़ें समझाई जाती हैं और उसके द्वारा मनवाया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले आचरण जैसे कि पोषण, मातृ और बाल स्वास्थ्य, व्यक्तिगत सफाई, वातावरण इत्यादि हैं। तो सामुदायिक जो स्वास्थ्य होता है उसके प्रभावित करने वाले जो कौन कौन से कारण होते हैं, जैसे कि पोषण हो गया, अगर पोषण अच्छे तरीके से ले रहे हैं तो फिर स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मातृ और बाल स्वास्थ्य जो हो गया, मातृ और बाल स्वास्थ्य के बारे में भी, जैसे कि माता और बच्चे की खान पान अच्छी है, हर एक चीज़ अच्छा है तो बच्चा कुपोषित नहीं होता, माता एनीमिक नहीं होती है। और व्यक्तिगत सफाई, अगर हाइजीन मेंटेन है तो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन वगैरह नहीं होते हैं। वातावरण शुद्ध होना चाहिए। तो ये सब कुछ कारण होते हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनको डिटेल में कि पोषण से क्या होता है, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज आप लोग का क्वेश्चन है कि WHO की स्थापना कब हुई थी। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि WHO की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। और आपको ये बताना है एनम का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे का। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको टाइम टेबल बता दूँ। देखिए, तो एनम फर्स्ट ईयर वालों का भी कमेंट आ रहा था कि वीडियो नहीं डालती हैं आप, एनम फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी डालिए। तो मैंने सोचा है कि एनम फर्स्ट ईयर का जो वीडियो है वो मंडे एंड ट्यूसडे को आएगा, मतलब सोमवार और मंगलवार को आएगा। और एनम सेकेंड ईयर वालों का जो वीडियो है, ये थ्योरी क्लास की मैं बात कर रही हूँ, वेडनेसडे और थर्सडे को एनम सेकेंड ईयर वालों की क्लास लगेगी। उसके बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों का प्रीवियस ईयर भी लगाना ज़रूरी होता है। अभी से ही अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं, देखते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्रीवियस ईयर जो होगा वो हम फ्राइडे और सैटरडे को सॉल्व करवाएंगे। एक फ्राइडे सैटरडे को, जैसे कि एनम फर्स्ट ईयर वालों का चलेगा, वीक की बात कर रही हूँ, जैसे कि एक वीक में हम फ्राइडे सैटरडे को एनम फर्स्ट ईयर वालों का पूरा सॉल्व करवाएंगे, एक मॉडल पेपर। फिर नेक्स्ट वीक में एनम सेकेंड ईयर वालों का, फिर अगले वीक में फर्स्ट ईयर वालों का, फिर नेक्स्ट वीक में सेकेंड ईयर वालों का। तो इसी तरीके से चलेगा ये टाइम टेबल। अब जैसे कि आज मंडे है तो आज मंडे को चली है एनम फर्स्ट ईयर वालों की क्लास। अब ये कल जो सेकेंड यूनिट है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट डे वेडनेसडे आ जाएगा, उसके बाद सेकेंड ईयर वालों की क्लास चलेगी 2 दिन। तो इसी तरीके से चलेगी, दोनों लोगों का जो है वो सॉल्व हो जाएगा, दोनों लोगों का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, दोनों लोगों का थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग क्या करें, कमेंट में बता सकते हैं और एक व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।